हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस डिकोडर बाय शुभम वैश। तो आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं साइंस, ठीक है। आई होप कि आप सभी बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है बच्चों, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम्स ऑलमोस्ट शुरू हो ही गए हैं, ठीक है ना। मैथ्स पढ़ रहे हो अच्छे से, कोई बात नहीं, साइंस भी थोड़ा देख लो, ठीक है। हम लोग बेटे बायो जैसे हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आई होप कि आज कोशिश करते हैं कि इस चैप्टर में मैक्सिमम हम लोग चीज़ें कवर कर सकें, ठीक है बच्चों। तो लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोग ने न्यूट्रिशन पूरा पूरा पढ़ चुके थे। हम लोग कैसे कैसे न्यूट्रिशन होता है, किस तरीके से एनारोबिक एक्सप्रेस सॉरी कैसे कैसे न्यूट्रिशन आपका होता है, किस तरीके से हाउ न्यूट्रिशन होता है, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग पढ़ चुके थे, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों रेस्पिरेशन के बारे में। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? अब देखो, हमने फूड खा लिया, मतलब खाना हम लोग खा चुके हैं। अब उसके बाद आप क्या देखते हो कि हमारी बॉडी में हम जो है उस खाने को खा करके हमें थोड़ा एनर्जेटिक फील होता है, मतलब अच्छा फील होता है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि उस फूड से ना एनर्जी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली फूड खाने से और डाइजेशन से काम नहीं बनेगा, उस फूड से एनर्जी को निकालना जरूरी होता है। कभी सोचा आपने कि हम लोग सांस क्यों लेते हैं? भाई ऑक्सीजन में ऐसा क्या है, हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की? कभी सोचा ऐसा? आज सोचेंगे हम लोग, ठीक है ना बच्चों। तो यही सब चीजें होती है बच्चों न्यूट्रिशन के अंदर। और रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो रेस्पिरेशन का मतलब यहीं से हमारा जो रेस्पिरेशन होता है ना बेटे, वो पिक्चर में आता है। तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि बेटे द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द डाइजेस्टेड फूड, कि डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस जो होता है ना बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। चले आगे, ठीक है। देखिए, तो लाइफ प्रोसेस में आज हम लोग बेटे पढ़ने जा रहे हैं क्या? रेस्पिरेशन। तो हमारा टॉपिक आज का एजेंडा हमारा क्या है बेटे? रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से बिल्कुल स्टेप स्टेप बाय स्टेप हम इसे पढ़ जाएंगे, ठीक है। और बिल्कुल एकदम क्लियर करेंगे कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों। तो देखिए, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है बेटे? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड व्हाट? रेस्पिरेशन, ठीक है। ओके, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? रेस्पिरेशन। एनर्जी को रिलीज करने का जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, एनर्जी को रिलीज करने का प्रोसेस जो होता है ना हमारा बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है बेटे? देखो सी, जरा ध्यान देंगे, फूड और एनर्जी। फूड के साथ जब हमारा ऑक्सीजन मिलता है, समझे ना, जो हम सांस लेते हैं, राइट, तो एनर्जी बनती है हमारी। समझ आ रही बात? बेसिकली यही होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। ये बेटे हमारा केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें केमिकल रिएक्शन आपकी इन्वॉल्व रहती है, राइट, ठीक है ना। सो फूड के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो क्या करता है बेटे? एनर्जी को रिलीज करता है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, ठीक है बच्चों। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है द रेस्पिरेशन ऑकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो रेस्पिरेशन मतलब एनर्जी का रिलीज होना, अगर वो ऑक्सीजन की वजह से हो रहा है या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटे? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे, ठीक है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है? एनर्जी रिलीज हो रही है फूड में से, बट उसके लिए ऑक्सीजन की बहुत ही लिमिटेड प्रेजेंस है, मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन हो, या हम कह सकते हैं कि वो आपका जो ऑक्सीजन है वो है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है ना। अगर फूड में से एनर्जी विदाउट ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है, ठीक है ना, ये हमारा कहाँ कहाँ होता है बच्चों? जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे, राइट, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तुम्हारे जो होते हैं, उनके अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। हमारी बॉडी में भी एनारोबिक रेस्पिरेशन कहीं ना कहीं होता है। अब कहाँ कहाँ होता है और कब होता है, उस पर हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सी, so aerobic respiration occurs in the presence of oxygen is called what? Aerobic respiration. And anaerobic respiration is that kind of respiration in which the respiration occurs in the absence of oxygen, ठीक है बेटे। यहाँ पर बस खाली प्रेजेंस के प्लेस पे यहाँ पे एब्सेंस आ जाएगा, बाकी सारी लाइन आपकी सेम रहेगी, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। हम बात करते हैं रेस्पिरेशन एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। एनसीईआरटी बेटे आप लोग निकाल के बैठे साथ में, और उसमें ना एक इस तरीके की एक रिएक्शन दे रखी है, जरा उसको देखना, आज उसे समझेंगे कि कैसे क्या होता है। सी, हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। अब हमारी बॉडी में ग्लूकोज जो होता है, तो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया जो हमारी बॉडी के अंदर रहता है, ठीक है ना। एंड साइटोप्लाज्म जो होता है हमारी सेल्स का, जो सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो फ्लूइड कंटेंट होता है ना बेटे, जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिज्म आपके प्रेजेंट होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं, राइट। लिक्विड कंटेंट, फ्लूइड कंटेंट नहीं, फ्लूइड कंटेंट को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। जो ये होता है साइटोप्लाज्म जो होता है हमारी सेल्स का, उसके अंदर ये चीजें रहती हैं। अब ग्लूकोज जो है पहले वो टूटता है बेटे पाइरूवेट में, किसमें? पाइरूवेट में। कुछ बुक्स में इसको पाइरुविक एसिड भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। पाइरुविक एसिड भी आपकी पाइरुवेट पाइरुविक एसिड दोनों सेम है, ठीक है। अब इतना काम तो देखो सेल्स के अंदर ही हो जाता है। इतना काम जो ग्लूकोज में तुम्हारे क्या होता है बेटे? 6 कार्बन होता है, ठीक है, C6 होता है। पाइरुविक में क्या होता है? C3 होता है। तो 3 मॉलिक्यूल तुम्हारे कार्बन के रह जाते हैं, बस यही होता है इसके अंदर, राइट। तो ग्लूकोज जो होता है C6H12O6 होता है ना, राइट, इस तरीके से। तो इससे कार्बन के मॉलिक्यूल्स तुम्हारे ब्रेक हो जाते हैं, 6 से 3 रहता है, वो सेलुलर प्रोसेस के अंदर ही होता है, इंटरसेलुलर प्रोसेस में ये ऐसा होता है। जो सेल का जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस वाला पार्ट जो होता है, वो इसको करवाता है। अब पाइरुवेट बनने के बाद तुम्हारा क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, 3 कंडीशन अराइज हो सकती हैं। एक तो होती है बेटे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्या होती है? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये हो सकता है। और दूसरी क्या हो सकती है बेटे? लैक ऑफ ऑक्सीजन,
क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो सकता है बेटे। और थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है, हमारा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस का मतलब हो गया बिल्कुल भी ऑक्सीजन हमारा नहीं है, राइट। ये कहाँ होता है बेटे, ये हमारी बॉडी में होता है, ह्यूमंस के अंदर होता है, राइट, ह्यूमंस में होता है, समझे ना। ऑल एनिमल्स जो हमारे होते हैं, मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स हमारे जो होते हैं, उनके अंदर ये वाला रेस्पिरेशन होता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कभी कभी हमारी बॉडी के अंदर, ये मसल्स में होता है, हमारे कहाँ होता है, मसल्स के अंदर होता है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये मसल्स के अंदर हो सकता है बेटे। और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ये हमारा किस में होता है बेटे, यीस्ट में होता है हमारा, ओके, या जो बैक्टीरिया होता है फंजाई हो गया, राइट, इसमें होता है, समझे। ये तीन कंडीशन, मतलब ये कंडीशन सब में कॉमन है, राइट। अब अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया तो हमारा क्या हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, राइट। लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हमारा हो गया, ये दोनों क्या हो गया हमारे, एनरोबिक रेस्पिरेशन हो गया, ठीक है बच्चों, राइट। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब आपकी होती है इसके अंदर, जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब इसके अंदर आती है, तो उस केस में क्या होता है बेटे, 6CO2 बनता है प्लस 6H2O बनता है, ओके, साथ में बनते हैं हमारे 38 ATP मॉलिक्यूल बनते हैं। अब ATP जो होता है ना बेटे, इसे हम क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, क्या बोलते हैं, एडिनोसाइन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। ये क्या होती है बेटे, दिस इज व्हाट, ये हमारी बॉडी में एनर्जी करेंसी होती है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी होती है ना बेटे, वो ATP मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होती है हमारी बॉडी में, जो मतलब हम जिंदा रखते हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है ना, फूड को डाइजेस्ट करने के बाद, समझे ना, जो एनर्जी निकलती है वो क्या बनता है, ATP बनता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बॉडी के अंदर बनता है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। ये टिश्यूज की रिपेयरिंग के अंदर काम आता है, हमें जिंदा रखने का काम आता है, हमारी डेली बेसिस पे जो एक्टिविटी होती है, डेली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो होती हैं, उन्हें करने के काम आता है। जो भी हमारे बॉडी में प्रोसेसेस हमारे चलते हैं, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, तुम्हारा जो है शरीर काम कर रहा है, तुम्हारे हाथ पैर हिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, आप सोच पा रहे हो, चल पा रहे हो, राइट। तो ये सभी चीजें जो होती है ATP की वजह से हमारी बॉडी में होती है बच्चों, ठीक है। तो फूड जब डाइजेस्ट होता है तो उसके बाद जब रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन के जो एंड प्रोडक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटे, ATP ही होता है। तो ATP की वजह से हमें क्या होता है, जिंदा रखता है हमें ATP जो होता है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनता है बेटे, 6CO2 बनता है, ये हमारे किसी काम का नहीं है, इसको हम एक्सेल कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। वाटर हमारी बॉडी में यूज होता है, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर यूज हो जाता है वो जो वाटर हमारा होता है, कुछ होता है जो हम एक्सक्रीट कर देते हैं, यूरिन के थ्रू कर देते हैं, स्वेटिंग के थ्रू कर देते हैं बॉडी में से, राइट। और 38 ATP क्या है, ये हमारी बॉडी में एक एनर्जी होती है, जिसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं, ठीक है बेटे, राइट। अब देखिए, अगर हमारी बॉडी में कहीं लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर हो जाता है हमारी मसल्स में, जैसे मान लो कि हम कभी एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया आपने, राइट, तो उस केस में क्या, पहले जो हमारी मसल्स थी, जो मसल्स थी, हमारे टिश्यूज थे ना, वो बिल्कुल उसकी सेल्स ऐसे पैक्ड थे एकदम, राइट। अब एक्सरसाइज करने से क्या हुआ, आपकी बॉडी में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग हो गई, राइट। अब स्ट्रेचिंग होने से क्या होता है, बॉडी को पहले हैबिट नहीं होती, समझे। अब जो ऑक्सीजन जो होता है हमारी बॉडी में, वो ब्लड के थ्रू तो आता है, हमारी बॉडी के अंदर जो पूरा सर्कुलेट जो होता है वो ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब कहीं कहीं पे जब गैप्स रह जाते हैं ना, गैप्स, तो वहां पर ऑक्सीजन पहले स्टार्टिंग में पहुंच नहीं पाता, क्योंकि ब्लड फ्लो वहां तक नहीं जाता, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है, कुछ हिस्सों में, बॉडी के कुछ हिस्सों में, आपने मान लो कि बहुत ज्यादा थाइज मार ली, बहुत ज्यादा अपने बाइसेप्स बना ली अपनी, तो उस केस में क्या होता है, उन हिस्सों में जहां जहां पे स्ट्रेचिंग होती है मसल्स की, वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन कंप्लीटली पहुंच नहीं पाता है, राइट। तो उस केस में कौन सा केस बन जाता है, वो आपका लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला केस बन जाता है, ठीक है बेटे। अब जहां लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है तो उस केस में क्या बनता है, हमारा लैक्टिक एसिड बनता है एज ए एंड प्रोडक्ट, ठीक है बेटे। लैक्टिक एसिड बनता है, साथ में कुछ एनर्जी हमारी बनती है। तो लैक्टिक एसिड जो होता है ना बेटे, यही हमारी मसल्स के अंदर पेन करता है, मतलब पेनफुल रहता है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ी मसाज करते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, ठीक है ना। तो उससे हम जबरदस्ती हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्लड फ्लो को थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं, ताकि ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर उसमें बने, और ये एनारोबिक से क्या बन जाए, मतलब ऑक्सीजन बने नहीं, ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट हो, राइट। तो उसके बाद फिर क्या होता है, एनारोबिक से क्या बन जाता है बेटे, एरोबिक बन जाता है। तो उससे फिर हमें थोड़ा पेन जो है उससे रिलीफ मिलता है। लैक्टिक एसिड बॉडी में जहां जहां बनेगा वहां पेन करेगा। तो जो पेन करते हैं ना हम लोग, जैसा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज कर लेते हो, कोई सामान उठा कर देते हो बहुत ज्यादा, आप भाग लेते हो स्कूल के अंदर बहुत ज्यादा, रेसिंग बहुत ज्यादा कर देते हो, ऐसा कुछ काम करते हो, तो बॉडी में जब पेन शुरू होता है मसल्स के अंदर, तो मसल क्रैम्प्स कहते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं बेटे, मसल क्रैम्प्स कहते हैं। तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है हमारी बॉडी में। बात समझ आ रही है। तो अगर कोई एग्जाम में पूछे कि एनिमल्स के अंदर कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एनारोबिक, तो ये मत कहना कि सर हम तो सांस लेते हैं एरोबिक है, नो नो नो, एनारोबिक और एरोबिक दोनों रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में होते हैं। समझ आई बात, चले आगे, क्लियर है, ओके। सो चलते हैं आगे। अब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ईस्ट में, फंजाई में जो बैक्टीरिया होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी बॉडी बहुत छोटी है ना, ठीक है ना। अब जैसे क्या है, जो इंटेस्टाइनल वॉर्म्स होते हैं, जो जिसके अंदर तुम्हारा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन जो होता है, हमारी बॉडी में रहते हैं और आराम से मस्त बिंदास रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस अपना हम जो खाना खा रहे हैं उसे खा रहे हैं, राइट। और उसमें थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ऑक्सीजन नाम मात्र का मिल जाए, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं है, एनर्जी बन रही है तो जिंदा है, समझे, तभी तो वो हमारी बॉडी में सर्वाइव कर रहे हैं आराम से, राइट। तो बेटे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो हमारा इनमें ईस्ट हो गया, फंजाई हो गया, इनमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो इससे क्या बनता है बेटे, इथेनॉल बनता है। अब तो सारे बच्चे समझदार हो गए, इथेनॉल किसे कहते हैं,
तो इथेनॉल जो उसको ग्रेप्स को सड़ा के बनाई जाती है शराब, राइट, जो अल्कोहल जो बनाया जाता है, विस्की, बियर, ये सब इथेनॉल जो बनता है वो इसी वजह से बनता है बेटे। एनारोबिक रेस्पिरेशन करवाना पड़ता है किसी भी चीज को सड़ाने के लिए। उसमें बैक्टीरिया जो है जब वो फॉर्म होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, वो अपने जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो एक एंड प्रोडक्ट बनता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, राइट, तो ये इथेनॉल छोड़ना शुरू कर देते हैं और साथ में क्या बनता है बेटे, हमारा CO2 बनता है और साथ में हमारे कुछ 2 ATP इसके अंदर बनते हैं। तो इसमें एनर्जी जो होती है बेटे वो बहुत ही कम बन रही होती है, बट उनकी बॉडी बहुत छोटी है तो 2 ATP उनके लिए काफी है, ठीक है। हमारी बॉडी में 30 ATP हमारा कम से कम रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो बेटे ये थे आपके रेस्पिरेशन के टाइप्स, ओके, कि हमारी बॉडी में किस किस तरह के रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होते हैं और कैसे कैसे हम रेस्पिरेशन को पढ़ते हैं। तो आपको एग्जाम में जब कोई आएगा, कुछ भी चीज आएगी, जैसे मान लो आपसे पूछेगी एरोबिक रेस्पिरेशन, ये क्वेश्चन लिखो जी, राइट, तो आप कैसे लिखोगे, पहले ग्लूकोज लिखोगे C6H12O6 लिखोगे, राइट, फिर लिखोगे सर इसमें ऑक्सीजन आया, हाँ जी बिल्कुल आया। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्वेश्चन में क्या लिखोगे और प्रोडक्ट्स में आप क्या लिखोगे, तो इसको पायरुवेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं पर लिख दो, इसके अंदर पायरुवेट लिख दो, इधर पायरुवेट इस तरीके से लिख देना और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना, ठीक है ना, इधर माइटोकॉन्ड्रिया लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, राइट बेटे, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आप लिख सकते हो और साइटोप्लाज्म लिखा चाहो वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उसमें 6CO2 लिखोगे आप लोग, 6H2 लिखोगे और साथ में क्या लिखोगे 38 ATP। सो दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। सिमिलरली आपको एनारोबिक की पूछी है तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स में एंड प्रोडक्ट्स आप इस तरीके से लिख सकते हो। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आप एग्जाम में आएगा तो उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से आप लोग जो है इसको एक्सप्लेन करना, ठीक है बच्चों। बाकी इसके सेपरेट जो इसके पूरा डिफरेंस वगैरह टेबुलर डिफरेंसेस मैंने नोट्स में दे रखे हैं, आई होप आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम लिंक से नोट्स अपने ले लिए होंगे, ठीक है बेटे। तो यहाँ बता देता हूँ एरोबिक एनारोबिक में डिफरेंस सबसे पूछा था। एरोबिक सबसे मेन डिफरेंस ये है, एरोबिक आपको क्या होता है बेटे, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, राइट। और ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ह्यूमंस के अंदर होता है, राइट। एनारोबिक जो होता है तुम्हारा ह्यूमंस में भी होता है, साथ में बैक्टीरिया के अंदर भी, दोनों के अंदर होता है, समझ आ रही बात। और इनकी बाद में इनकी इक्वेशंस तुम्हारी आ जाएंगी। इसमें एंड प्रोडक्ट्स तुम्हारे जो होते हैं बेटे CO2 होता है, H2 होता है, 38 ATP होता है। इसमें जो एंड प्रोडक्ट्स तुम्हारे होते हैं एनारोबिक में वो इथेनॉल होता है, CO2 होता है एंड ATP होता है, ठीक है ना। इसमें एनर्जी फॉर्मेशन तुम्हारा ग्रेटर ज्यादा होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो होती है वो ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ ATPs आर फॉर्म, समझे, इन द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड वेयर इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन स्मॉलर नंबर ऑफ ATP molecules are formed, hence less energy will be formed, right, ठीक है बेटे, क्लियर है, बस इतना ही है। हाँ सर इसमें बस इतना ही है बेटे, ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब ब्रीदिंग के ऊपर जाने से पहले हम लोग थोड़ा रेस्पिरेशन प्लांट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन दोनों चीजें डिफरेंस है, डिफरेंट है दोनों चीजें। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन ये दोनों एक चीज नहीं है। ब्रीदिंग का मतलब सांस लेना, राइट, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, फूड से एनर्जी को रिलीज करना, राइट। अब ब्रीदिंग प्रोसेस तुम्हारा किस तरीके से होता है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है, वीडियो में बन रहेगा बेटे। वीडियो समझ आ रही तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है। आप लोग बस इस तरीके से सपोर्ट कीजिए मुझे और मैं आपको अच्छे मार्क्स जरूर दिलाऊंगा, ओके, ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी, तो गाइज रेस्पिरेशन प्लांट्स में जो रेस्पिरेशन आपका होता है बेटे वो किस तरीके से होता है जरा उस पर बात करते हैं। देखो प्लांट्स के अंदर जो है, प्लांट्स रेस्पायर थ्रू द लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। तो प्लांट्स जो होते हैं वो लीव्स के थ्रू सांस लेते हैं, पत्तियों से सांस लेते हैं, स्टेम से सांस लेते हैं, रूट्स से भी सांस लेते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें MCQ बहुत बनते हैं बच्चों। तो लीव्स के अंदर क्या होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं, ठीक है ना, राइट, एक मिनट रुको। तो लीव्स जो होते हैं ना बेटे इसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटल पोर होते हैं, ये देखिए स्टोमेटल पोर, तो पता ही आप लोग ने पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है ना, जिसके थ्रू क्या होता है बच्चों, गैसियस एक्सचेंज होता है उनकी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर आना, ऑक्सीजन का बाहर जाना, ठीक है। नाइट में उल्टे प्रोसेस तुम्हारे होते हैं, ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, तो ये सारे प्रोसेस तुम्हारे जो है स्टोमेटल पोर्स के थ्रू होते हैं। तो जो लीव्स में क्या होते हैं बेटे, स्टोमेटल पोर होते हैं जिसके थ्रू जो है गैसियस एक्सचेंज प्लांट्स की बॉडी में परफॉर्म होता है, राइट। चले आगे। एंड स्टेम जो होते हैं, स्टेम के अंदर क्या होता है बेटे, लेंटिसेल्स होती है, ध्यान देना इस चीज को, वो भी स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं बेटे। एपिडर्मिस का सरफेस जो होता है ना प्लांट्स के ऊपर, जो पूरी लेमिनेशन होती है एक एपिडर्मिस टिश्यू की, वो हमने 9th क्लास में पढ़ चुका है एपिडर्मिस के बारे में, राइट। तो एपिडर्मिस के अंदर ये तुम्हारे जो है लेंटिसेल्स हमारे होते हैं प्लांट्स के अंदर, राइट। ये फ्रूट्स में भी होते हैं, स्टेम के अंदर भी होते हैं, रूट्स में भी होते हैं। तो लेंटिसेल्स जो होते हैं ना बेटे, इनके थ्रू क्या होता है, वो ऑक्सीजन को अंदर आने देते हैं, वाटर वेपर्स तुम्हारे जो होते हैं अंदर आते हैं, वाटर वेपर्स बाहर जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो सारा गैसियस एक्सचेंज तुम्हारा होता है वो इन स्टेम के अंदर लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, राइट। तो आपको लेंटिसेल्स याद रखना है, स्टेम के अंदर क्या होता है बेटे, लेंटिसेल्स होते हैं, ठीक है। तो स्टेम ऑफ प्लांट हैव लेंटिसेल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक द इनहेलिंग ऑक्सीजन हो गया एंड एक्सहेलिंग CO2 एंड वाटर वेपर। ये सब चीजें तुम्हारी जो होती हैं ये लेंटिकल्स के थ्रू होती है, लेंटिसेल्स के थ्रू होती हैं ऑन द एपिडर्मिस, ये सरफेस ऑफ एपिडर्मिस के ऊपर होती है, ठीक है, राइट। चले आगे। रूट्स में क्या होता है बेटे, रूट में क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं, वो आपको पता ही है, जब प्लांट है, राइट, प्लांट की एक रूट है, रूट के अंदर इस तरीके से हेयर्स होते हैं।
इनमें क्या होता है, ये सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। डिफ्यूजन तो होता ही होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। सॉइल ऐसे मान लो लेट्स से सॉइल है, तो सॉइल के अंदर से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, तो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, उससे क्या होता है H2O मिल जाता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन को वैसे मिल जाती है, राइट। तो रूट्स जो होता है, रूट से भी ये सांस लेता है। रूट के अंदर क्या होता है, रूट हेयर्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, इनटेकिंग वाटर हो गया, वाटर को लेते हैं ये सॉइल में से, एंड अदर न्यूट्रिएंट्स को रूट्स के थ्रू लेते हैं, ठीक है बेटे। और एक्सक्रीशन का काम भी रूट्स के थ्रू आपका प्लांट्स में रहता है, जो भी इनके वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको इनको सॉइल में एक्सक्रीट करना होता है, तो सब रूट्स के थ्रू ही चीजें होती हैं, ओके। अब नाइट्रोजन वगैरह जो होते हैं, इसका जरा थोड़ा टॉपिक हल्का सा एनसीईआरटी में दे रखा है, पढ़ लो इसको, ठीक है। नाइट्रोजन जो होता है ना बेटे, ये प्लांट्स को जो ऐसे नहीं मिलता, मतलब स्टोमेटा के थ्रू या इनके थ्रू नाइट्रोजन नहीं जाती है। नाइट्रोजन की जो नाइट्रेट्स होते हैं, नाइट्राइट्स होती हैं, ये जो प्लांट्स के लिए जो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है, इसके लिए क्या होता है, रूट्स के अंदर प्रेजेंट आपके होते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, उसे हम बोलते हैं, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो रहते हैं रूट्स के अंदर है, और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चूसते रहते हैं एटमॉस्फेयर से, और उसे सॉइल के अंदर मिक्स करते रहते हैं, राइट। फिर इनके रूट हेयर्स के थ्रू ही वो प्लांट्स की बॉडी में जाते हैं एज ए न्यूट्रिएंट, और प्लांट्स उसको यूज करते हैं, फिर वो उनके फ्रूट्स में आ जाते हैं, उस फ्रूट्स को फिर हम खाते हैं। इस तरीके से वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाती है। हम भी नाइट्रोजन को बच्चों डायरेक्ट इनहेल नहीं कर सकते, राइट। चले आगे, वही चीज है। तो नाइट्रोजन इज टेकन फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल, राइट। दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल, तो वो क्या करते हैं बेटे, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स करते हैं, ठीक है बेटे। दिस वाज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बॉडी, ठीक है बेटे। आई होप आपको समझ में आया होगा बेटे, वीडियो बने रहेगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे ब्रीदिंग के बारे में, ठीक है बेटे। और वीडियो लाइक शेयर जरूर करना बेटे अगर आपको समझ आएगी, ओके। थैंक यू, बने रहिए। हेलो बच्चों, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक। तो बेटे अब इसका नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो क्या है, हमारा ब्रीदिंग है, ठीक है बच्चों। अब ब्रीदिंग जो है बेटे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट तो मतलब कुछ खास नहीं है ऐसा, बट लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ब्रीदिंग जो होता है, द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2 इज कॉल्ड व्हाट, ब्रीदिंग, ठीक है। ऑक्सीजन को इनहेल करना, लेना, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, राइट। दिस इज व्हाट ब्रीदिंग, दैट्स इट, समझे ना। ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना बाहर, दिस इज व्हाट ब्रीदिंग। पर ये बहुत सिंपल दिखता है, बट लेकिन इतना सिंपल है नहीं। इसके पीछे जो मैकेनिज्म होता है बहुत तगड़ा होता है, ओके। आपको फिजिक्स भी अभी समझ में आ जाएगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा, 9th क्लास की बहुत सारी चीज आ जाएगी अभी जब सर आपको इसे पढ़ाएंगे, ठीक है बेटे। तो ब्रीदिंग जो हमारा प्रोसेस होता है ना बेटे, जरा ध्यान देंगे सारे बच्चे। तो बेटे ब्रीदिंग में क्या होता है, वो सिंपल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, दिस इज व्हाट ब्रीदिंग, बस यही है। हाँ सर यही है, यही है। सी, इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, नो केमिकल रिएक्शन इज इन्वॉल्व, ठीक है बेटे। केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जिसमें रिएक्टेंट होता है और कुछ प्रोडक्ट आपका बनता है, कुछ नया बनता है, उसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, राइट। तो इसमें क्या होता है ना बेटे, कोई केमिकल रिएक्शन आपका इन्वॉल्व नहीं रहता है, राइट। दिस इज व्हाट ब्रीदिंग, ओके। तो ये एक तरह का बच्चों क्या होता है, आपका सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस होता है, इसमें कोई केमिकल रिएक्शन का इन्वॉल्वमेंट आपका नहीं होता है। दैट इज व्हाई ब्रीदिंग इज कॉल्ड व्हाट, फिजिकल प्रोसेस, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना इस चीज को, रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में डिफरेंस है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है, एंड ब्रीदिंग जो है वो क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस है। समझ आई बात, ठीक है, हो जाएगा, ओके। ब्रीदिंग में रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी हम साथ साथ पढ़ते चलेंगे, ठीक है बच्चों। अभी अभी याद हो जाएगा आपको, चिंता मत करो। सी, अब ब्रीदिंग प्रोसेस हमारा किस तरीके से रहता है, हम लोग बात करते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस की, ठीक है। सी, पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या चीजें इन्वॉल्व रहती हैं, किसका फंक्शन क्या क्या रहता है, ठीक है बच्चों। देखिए, नेसल, नेसल का मतलब होता है ये जो हमारे नोज की जो कैविटीज होती है ना, जिसके थ्रू एयर अंदर जाती है, ठीक है बेटे। तो नेसल के थ्रू जो एयर होती है ना बेटे, ये अंदर जाती है। यहाँ देखेंगे सारे बच्चे, देखिए। तो नेसल के थ्रू बेटे क्या होता है, एयर हमारी यहाँ से अंदर एंटर करती है, अंदर एंटर करने के बाद फिर यहाँ से क्या है बेटे, फेरिक्स में जाती है। नेसल के बाद जो एयर होती है बेटे, फेरिक्स में, ये इतना पोर्शन जो हमारा होता है ना बेटे, विंड पाइप का जो पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसे हम क्या बोलते हैं बेटे, फेरिक्स कहते हैं। फेरिक्स के बाद नीचे जो हमारे जहाँ वोकल कॉर्ड होते हैं बेटे, इसे हम क्या बोलते हैं, लैरिक्स कहते हैं। लैरिक्स क्या बोलते हैं, लैरिक्स। तो लैरिक्स के अंदर एयर जाती है, ठीक है। लैरिक्स के बाद जो लैरिक्स का लोअर पोर्शन जो हमारा बेटे, देखो ये हमारा इतना लैरिक्स हो गया, राइट, पूरा पूरा, ओके, ठीक है ना। जहाँ हमारा एडम सैंपल वगैरह सब चीज लैरिक्स हो गया, राइट। अब लैरिक्स के बाद जो नीचे का लोअर पोर्शन, जब जहां से लैरिक्स जस्ट खत्म होता है बेटे, यहाँ ट्रैकिया स्टार्ट होता है। ये होता है क्या, ट्रैकिया, दिस इज व्हाट, ट्रैकिया, ओके बेटे। तो ट्रैकिया में क्या होती है बेटे, ये कार्टिलेजियस रिंग होती है, देख लो ये रिंग होती है, ग्रूव्स होते हैं बहुत सारे ना, कार्टिलेजियस रिंग। कार्टिलेज समझते ना बेटे, ये वाली बोन कौन सी, ये वाली, हाँ समझ गए, जो टूटती नहीं है, फ्लेक्सिबल बोन जो हमारी होती है, ठीक है ना। तो कार्टिलेज, इसमें क्या होती है बेटे, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती है। यहाँ देखिए, कार्टिलेजियस रिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है बच्चों। इसका फंक्शन क्या होता है कार्टिलेजियस रिंग का, इसके पीछे, ताकि विंड पाइप हमारी कोलैप्स ना हो जाए, मतलब चिपक ना जाए, बिल्कुल बंद ना हो जाए, विंड पाइप हमारी हमेशा ऊपर रहे, ये इसका फंक्शन होता है, ठीक है बेटे। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैकिया का फंक्शन आपका आता है। तो ट्रैकिया के अंदर क्या होती है बेटे, कार्टिलेजियस रिंग होती है। यहाँ से हमें समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया, हाँ सर आ गया समझ में, ठीक है। दे प्रिवेंट्स द कोलैप्शन इन द विंड पाइप, तो ये विंड पाइप को कोलैप्स होने से, बंद होने से रोकती है, कौन, जो कार्टिलेजियस रिंग होती है बेटे, समझ आ गया बच्चों, ठीक है। उसके बाद जो एयर होती है बेटे, वो यहाँ से ब्रोंकाई, इसे ब्रोंकाई बोलते हैं,
ठीक है, जो लंग्स की तरफ ओपन रहती है, दो ब्रोंकाई होती है, लंग्स की तरफ ही ओपन रहती है, राइट। तो बेटे ब्रोंकाई जो होती है ना बेटे, यहाँ से ब्रोंकाई के थ्रू एयर होती है, कहाँ चली जाती है बेटे, लंग्स में चली जाती है, समझिए। और लंग्स में क्या होती है, ये बात जरा ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ये एल्विलाई का फंक्शन आपसे पूछा था एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो एल्विलाई क्या होती है बेटे, लंग्स के अंदर देख लो ये घास फूस जो होती है प्रेजेंट, ये सब क्या होती है बेटे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एल्विलाई कहते हैं। ये ऑक्सीजन को सक कर लेती है, चूस लेती है एकदम से, बलून तरह की तरह होते हैं। जैसे हम देखते हैं, हम सांस ले रहे हैं तो जो हमारी चेस्ट कैविटी है ना, ये थोड़ी मोटी हो जाती है, बढ़ जाती है, राइट। और उसके बाद फिर क्यों क्यों क्योंकि ऑक्सीजन सारा सारा एल्विलाई में चला गया, राइट। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं तो हमारी चेस्ट जो होती है, हमारा पेट जो है थोड़ा अंदर चला जाता है, राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि एल्विलाई में क्या होता है ना बेटे, देख लो ये एल्विलाई में ये ऑक्सीजन जो होती है ना, ये भर जाती है, इसे एल्विलाई कहते हैं, राइट। तो एल्विलाई जो है बलून टाइप के स्ट्रक्चर तुम्हारी बॉडी के अंदर होते हैं, तो जैसे ही ऑक्सीजन इसमें जाती है तो ये हमारी फूल जाती है, बलून की तरह, गुब्बारे की तरह फूल जाती है, समझ आ रही बात, राइट। चले आगे, ओके। तो एल्विलाई में क्या है, बलून लाइक स्ट्रक्चर फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ एंड गैसेस एक्सचेंज, फॉर टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन भी कर देना, ठीक है। तो ऑक्सीजन के टेम्परेरी स्टोरेज के लिए होती है ये, और या ऑक्सीजन हो या कार्बन डाइऑक्साइड कुछ भी हो, उसकी टेम्परेरी स्टोरेज होती है गैसेस की, और साथ में गैसेस एक्सचेंज होता है, वो हमारी बॉडी में एल्विलाई के थ्रू ही होता है बच्चों। समझ आई प्यारे बच्चों, ठीक है बेटे, समझ आया तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बताइएगा जरूर, ओके। चले आगे, सी। उसके बाद फिर ये जो है डायफ्राम से होता हुआ तुम्हारा जो है ये ब्लड में एयर हमारी चली जाती है, ये पूरा प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन में रहता है, ठीक है बेटे। इतना समझ में आ गया, ये इसे हम क्या बोलते हैं, डायफ्राम कहते हैं। ये एक सी शेप्ड ऑर्गन होता है इस तरीके से ना, ऐसा शेप इस तरीके से ऐसे बना होता है, ऐसे लाइक दिस। ये लंग्स को सपोर्ट करने के लिए पूरा होता है, ठीक है। अब लंग्स को मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए, इनसे अगर कोई चोट लग जाए, कोई मार दे, मुक्का उक्का मार दे, उससे बचाने के लिए क्या होता है, हमारे रिब्स होती है, क्या बोलते हैं इसको बेटे, रिब्स। ये इस तरीके से होती है, मैंने ये बाद में बनाई है ताकि ना डायग्राम में बहुत ज्यादा खिचड़ी सी पड़ जाती है, तो थोड़ा जिससे आपको समझ में आए, ठीक है बेटे। ये क्या होती है बेटे, रिब्स होती है। तो रिब्स के दो फंक्शन होते हैं, एक तो ये सांस लेने में हेल्प करती है, और नहीं पहला फंक्शन क्या बताया मैंने, मैकेनिकल इंजरी, कोई बाहर से कोई शॉक लग जाए कुछ भी, तो उससे लंग्स को चोट ना लगे, लंग्स को चोट लगने से बचाने के लिए होते हैं, तो प्रिवेंट करती है लंग्स को, राइट राइट। और साथ में दूसरा क्या होता है ना, ये बहुत ज्यादा बड़ा रोल प्ले करती है किसके अंदर, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन में। वो क्या होता है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, सी। सारा प्रोसेस तुम्हारा इसके बारे में है, ठीक है बेटे। तो इसके लिए आपको एक चीज बहुत ज्यादा मेरे साथ साथ बोलोगे, 9th क्लास में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी बेटे, कि प्रेशर जो होता है, जरा ध्यान देना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। बोलो बोलो बोलो, समझ आई बात। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मतलब अगर एरिया हो या वॉल्यूम हो, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। एरिया अगर मेरा इंक्रीज करेगा तो प्रेशर मेरा कम हो जाएगा, एरिया मेरा कम होगा तो प्रेशर मेरा बढ़ जाएगा, समझ आ रही बात, ठीक है ना। ये प्रेशर, अब सर आप तो फिजिक्स में आ गए, बायो पढ़ाते पढ़ाते, बेटे क्या करें, जरूरी है इसमें, ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा भाई। ऐसा एक बात बताओ, ये सारा प्रोसेस हो गया हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन ऐसा है क्या, कोई बैटरी लगी बॉडी के अंदर, कोई बैटरी लगी भाई, ऑन कर दिया मैंने, चार्जिंग ला दी, हाँ जी करना शुरू कर दूंगा, ये थोड़ा ना होता है, ऐसा होता नहीं है भाई। ये क्या प्रोसेस है कि भाई जो गैसेज है ऐसे करने पर अंदर ही जाती है, फिर बाहर निकालने बाहर जाती है, ऐसा क्यों, जो बचपन से हमारी बॉडी में इनबिल्ट रहता है और जब तक मरते नहीं तो चलता रहता है, ऐसा क्या है बॉडी के अंदर बेटे। तो वो कॉन्सेप्ट ये वाला है, समझे। कभी देखा कि शिमला के अंदर बर्फ पड़ी है बट ठंड दिल्ली में हो गई, ऐसा क्यों हुआ, राइट। ध्यान देना इस चीज को, सी। तो प्रेशर जो है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के भी, समझ में आ जाएगा मैं क्यों बता रहा हूँ ये। तो एरिया इंक्रीज करोगे प्रेशर कम, एरिया डिक्रीज तो प्रेशर ज्यादा, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है, आप थोड़े समझदार हो चुके हैं ऐसा मानते हैं, सी। अब एयर का मूवमेंट जो होता है, एयर हो या कोई भी चीज का मूवमेंट, डिफ्यूजन याद करो, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में कोई भी चीज मूव करती है। हीट होती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में मूव करती है। सिमिलरली एयर जो होती है वो कहा जाती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करेगी, समझे। तो हमें क्या याद रखना है, हर चीज जो होती है हाई टू लो जाती है, चाहे कंसंट्रेशन हो, चाहे हीट हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे आपका क्वांटिटी हो या कुछ भी चीज, एनीथिंग, या प्रेशर हो, राइट। तो एयर का मूवमेंट हमारा कहाँ होता है बेटे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो सारे अच्छे बच्चे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एयर का मूवमेंट, ये दो चीज आपको याद रखनी है, उससे आपको पॉइंट जो बहुत अच्छे समझ में आएगा। एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, राइट। अब जरा समझते हैं इस चीज को, ध्यान दो, आएगा समझ में बेटे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो, अब इसको हम पढ़ेंगे बाद में, पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखो अब हुआ क्या, जैसे ध्यान दो, लेट्स से कि ये क्या है, ये मेरा डायफ्राम है, ठीक है, ये डायफ्राम है मान लो, ठीक है। अब ये लंग्स है मेरे, क्या है, लंग्स, राइट। और ये मेरी क्या है, रिब्स, क्या है, रिब्स। तो लंग्स और रिब्स कुछ इस तरीके से होते हैं, समझ आई बात, समझे। तो होता क्या है ना बेटे, डायफ्राम जो हमारा ऐसे था ना, ये थोड़ा सा फ्लैट हुआ, क्या हुआ, फ्लैट। देखो सी, ध्यान देना, रिब्स मेरी ऐसे थी, डायफ्राम मेरा ऐसे था, समझे ना,
डायफ्राम कुछ ऐसे देखो, रिब्स, ये मेरी रिब्स हैं, इसके पीछे लंग्स हैं, इमेजिन करो उसे। अब डायफ्राम जो था मेरा इस तरीके से था, वो हल्का सा क्या हुआ ना बेटे, हल्का सा वो फ्लैट हुआ, मतलब फ्लैट का मतलब ऐसे फ्लैट हुआ। तो फ्लैट होने से उसने क्या किया, फ्लैट होने से उसने रिब्स को थोड़ा सा, जो इस तरीके से लंग्स और रिब्स दिए थे ना, तो डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से क्या हुआ, ये रिब्स हल्की सी बाहर आ गई, हल्की सी बाहर आ गई, ये लंग्स है, ठीक है। तो रिब्स जो है ना बेटे, वो हल्की सी बाहर आ गई, हल्की सी बाहर आती क्या हुआ, अंदर का एरिया इंक्रीज हो गया, समझे। पहले रिब्स क्यों थी, लंग्स से, बट डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, डायफ्राम की मूवमेंट की वजह से क्या हुआ, कि मूवमेंट की वजह से जो रिब्स है ना, वो हल्की सी क्या बाहर आ गई, बाहर आ गई, राइट। अब अंदर का एरिया इंक्रीज हो गया, ध्यान देना, अंदर का एरिया इंक्रीज, अंदर का एरिया पहले जो बिल्कुल एरिया बोलो, वॉल्यूम बोलो, अंदर का एरिया मतलब इसको बोलते हैं अंदर का एरिया, मतलब थोरेसिक कैविटी बोलते हैं उसको, जो हमारे लंग्स का जो पूरा हिस्सा होता है ना, इसे थोरैक्स कहते हैं, थोरैक्स। तो थोरेसिक कैविटी का जो एरिया मेरा क्या होगा, इंक्रीज हो गया। अब एरिया जब इंक्रीज हुआ, तो इसका मतलब अंदर का जो एयर प्रेशर है वो क्या हुआ, डिक्रीज हो गया। देखो एरिया जब इंक्रीज हुआ, प्रेशर कम हो गया, तो अंदर जो एयर का प्रेशर था वो क्या हुआ, कम हो गया, राइट। अब एयर का मूवमेंट कहाँ होता है बेटे, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब देखो सराउंडिंग की जो एयर है, सी ध्यान देना, अब जैसे यहाँ का एयर, यहाँ का एरिया मेरा बड़ा, तो अंदर का प्रेशर कम हो गया, और सराउंडिंग की एयर का प्रेशर हाई है, और एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो बाहर से एयर कहाँ आएगी, अंदर आएगी, मूवमेंट ऑफ एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब क्यों हुआ अंदर लो प्रेशर, क्योंकि रिब्स की मूवमेंट हुई, क्यों, क्योंकि डायफ्राम आपका फ्लैट हुआ, जैसे डायफ्राम फ्लैट हुआ हमारा, तो रिब्स आपकी मूव हुई, अंदर एरिया ज्यादा हो गया, अंदर एरिया ज्यादा हुआ, तो प्रेशर का जो था, एयर का प्रेशर कम हो गया, राइट। और सराउंडिंग में एयर का प्रेशर ज्यादा है, हाई है, अंदर लो प्रेशर, बाहर हाई प्रेशर, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अंदर से, बाहर से एयर, उल्टा बोल दिया, बाहर से एयर कहाँ गई, अंदर चली गई, क्योंकि अंदर एरिया बढ़ने से क्या हुआ, एयर प्रेशर लो हो गया, और सराउंडिंग की एयर का प्रेशर हाई था, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो हाई टू लो, अंदर चली गई, चली गई। फिर ये सारा प्रोसेस हुआ, एल्वुलाई फूल गई, एल्वुलाई से ब्लड में चली गई, फिर सारे बॉडी में, ठीक है ना, राइट। अब हार्ट ने उस ब्लड को पढ़ के पंप किया, पढ़ेंगे अभी हार्ट के बारे में, ठीक है ना। फिर वो ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर पूरी बॉडी में फैल गया, ठीक है। वहां से फिर जो ऑक्सीजन थी कहाँ चली गई, सेल्स में चली गई। सेल्स में क्या हुआ, क्या हुआ जल्दी बताओ, ऑक्सीजन जैसी सेल्स में गई तो क्या हुआ, वहां पर क्या था, तुम्हारा डाइजेस्टेड फूड, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डाइजेस्टेड फूड से ऑक्सीजन मिला, राइट। क्या हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन के बाद क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आई, समझ आई बात। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड जब ब्लड में आ गई, तो ब्लड से वो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाएगी, लंग्स में, और लंग्स से मैं उसे बाहर निकालूंगा, मतलब वो क्या प्रोसेस हो गया मेरा, एक्सेलेशन का प्रोसेस हो गया, राइट। अब वो एक्सेलेशन कैसे करेंगे, जरा ध्यान दो भाई, डायफ्राम जो मेरा पहले फ्लैट हुआ था ऐसे, अब वो वापस आ गया, समझ रहे हो, जो मेरा डायफ्राम ऐसे फ्लैट हुआ था, अब वो वापस अपनी ओरिजिनल शेप में आ गया। तो जो मेरी, जो रिब्स थी, जो पहले बड़ी हुई थी ऐसे, जिसने एरिया इंक्रीज किया था, अब वो वापस आके चिपक गई, तो अंदर क्या हुआ, एरिया कम हो गया, क्या हुआ, कम, एरिया बोलो या वॉल्यूम बोलो एक ही बात है, थोरैक्सिक कैविटी का जो एरिया था मेरा, वो क्या हुआ, कम हो गया, राइट। अब एरिया कम होने से क्या हुआ, अंदर का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, मतलब अंदर की एयर में क्या हो गया, एरिया कम तो प्रेशर हाई, और सराउंडिंग की एयर में प्रेशर लो हो गया, मतलब हमारे अंदर की जो एयर है उसका प्रेशर हाई हो गया एज कंपेयर टू सराउंडिंग एयर, राइट। तो अंदर प्रेशर हाई हो गया, सराउंडिंग में लो, एयर का मूवमेंट हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब अंदर से बाहर, ठीक है। उसके बाद फिर छोड़ दिया मैंने, बाहर बाहर छोड़ दिया, राइट। इस तरीके से एयर मेरी बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, तो मेरा डायफ्राम चलता रहता है इस तरीके से। जिसका डायफ्राम में दिक्कत आती है, उनके लंग्स में प्रॉब्लम आती है, फिर उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, फिर उसको डिजीज लग जाती है, फिर डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ये सब चीज़ें चलती रहती है। ब्रीदिंग की कहानी बच्चों ऐसे ही है, प्रोसेस तुम ऐसे लिखोगे, इनहेलेशन का प्रोसेस अलग से बताया हुआ है, एक्सहेलेशन को अलग से बताया हुआ है, तो यही आपको याद रखना है। तो जिसको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, समझ लो उसको आ गया, बाकी जिंदगी तो चल ही रही है, ठीक है, एक दिन जिएंगे, मरना नहीं है, ठीक है, ओके। ठीक है बेटे, तो सारे बच्चे अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ओके। तो जरा इसको थोड़ा देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने, ठीक है। सो इनहेलेशन में समझ आई गया, देखो ये व्हेन डायफ्राम फ्लैटेंस, जब डायफ्राम तुम्हारा फ्लैट होता है, द रिब्स जो होती है, रिब्स दे गेट्स अप, ये ऊपर होती हैं, एंड इंक्रीजेस द वॉल्यूम और एरिया ऑफ द थोरेसिक कैविटी, राइट, ओके, रिजल्ट्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, उससे ऑक्सीजन अंदर आता है, राइट। ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में, लिखना नहीं कि ये हाँ जी हाँ प्रेशर कम हो गया, एरिया ज्यादा हो गया, ये सब लिखना नहीं है, बस याद रखना, ठीक है। चले आगे, फिर उसका क्या, ऑक्सीजन जो एंटर करता है थ्रू द नॉस्ट्रिल्स, हमारी इससे ऑक्सीजन एंटर करता है, ठीक है, और फिल्टर होता है बाय द इन्वर्टेड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ द नोज हेयर केयर म्यूकस,
इसमें नोज हेयर होते हैं बेटे, म्यूकस होते हैं, क्या होता है चिपचिपा सा होता है, वो क्या करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, डर्ट वगैरह जो होती है उसको अपने अंदर ले लेते हैं, राइट। और एयर जो है फ्रेश एयर हमारी अंदर जाती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है ये एंड गोज टू लंग्स वेयर एल्वुलाई सक्स ऑक्सीजन, जहाँ पे एल्वुलाई तुम्हारे ऑक्सीजन को चूस लेती है, ठीक है बच्चों। तो फ्रॉम एल्वुलाई में क्या होता है द ऑक्सीजन गेट्स डिफ्यूजेस, तो एल्वुलाई से ऑक्सीजन जो है ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है बच्चों, इन ठीक है इन द कनेक्टेड वेन्स, जो भी ब्लड की वेन्स होती हैं, अभी वेन्स क्या होती है पढ़ेंगे हम इसके बारे में, ठीक है, राइट। एंड सर्कुलेट्स ऑल द बॉडी टिश्यूज, तो ये जो है सभी बॉडी टिश्यूज की तरफ को ऑक्सीजन तुम्हारा चला जाता है, ठीक है बेटे। सो इनसाइड द सेल्स रेस्पिरेशन परफॉर्म, सो सेल्स के अंदर क्या होता है रेस्पिरेशन फिर बाद में परफॉर्म होता है, जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले, राइट। अब आते हैं एक्सहेलेशन पर। व्हेन डायफ्राम टेक्स इट्स कर्व शेप, जब डायफ्राम फिर से तुम्हारा कर्व शेप में आ जाता है, समझे, तो डिक्रीजेस द वॉल्यूम और एरिया, तो मतलब उससे क्या होता है वॉल्यूम या एरिया तुम्हारा कम हो जाता है थोड़े से कैविटी का, एंड रिजल्ट्स द एक्सहेलेशन ऑफ CO2, तो उससे क्या होता है CO2 एक्सहेल हो जाती है फ्रॉम लंग्स एल्वुलाई टू आउटसाइड द बॉडी। समझ आई बात, ठीक है बेटे। समझ आया तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मुझे बताना कि आपको कमेंट करके कि वीडियो आपको कैसी लगी, और साथ में आप मुझे बताइएगा जरूर कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है बेटे। तो ये हमारा बेटे रेस्पिरेशन वाला पार्ट और ब्रीदिंग वाला पार्ट हमारा हो गया है। ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में डिफरेंस अगर आपका आए तो आप लिख सकते हो, रेस्पिरेशन में कुछ रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, इसलिए वो क्या है केमिकल प्रोसेस है, जबकि ब्रीदिंग क्या है सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई इसमें प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ खाली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो है हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, ठीक है बेटे। ओके, समझ आई बात, दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रीदिंग। तो सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको देखेंगे और इसको पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है बेटे। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बेटे, भगवान तो देखो देख ही रहे हैं, ठीक है, और अच्छे से आप पढ़ना, ठीक है बेटे। आपसे कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ एक मेरी हेल्प कीजिए, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, थैंक यू। चले आगे बढ़े, ओके। टाइम वेस्ट नहीं करना सर, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि टाइम वैसे ही बच्चों के पास बहुत कम है, ओके। सी ट्रांसपोर्टेशन, भाई ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, अब कोई भी चीज जो होती है बॉडी में यहाँ से वहां जाती है, जैसे ऑक्सीजन का यहाँ से वहां पहुंचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को पूरी बॉडी से लेके आना, मतलब लंग्स में गई ऑक्सीजन वहां से पूरी बॉडी के एक एक टिश्यू तक, समझे, ब्रेन से लेकर के तुम्हारे पैर तक एक एक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बटोर बटोर के लेकर आना लंग्स तक, फिर लंग्स के थ्रू CO2 को बाहर फेंकना, ये सारा प्रोसेस होता है, समझे। तो ये चलता रहता है ना, ट्रांसपोर्ट से बना है ट्रांसपोर्टेशन, राइट। अब यहां से वहां जा रहे हो, दैट इज ट्रांसपोर्ट, समझे। तो ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग वेरियस थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत सारी चीजों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, बहुत सारी चीजों का, उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं, राइट। अब ट्रांसपोर्ट जो हमारी बॉडी में होती है, किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट जो होता है ब्लड के थ्रू होता है, क्योंकि ब्लड ही तो एक लिक्विड स्टेट में रहता है, जो ऊपर से नीचे चलता रहता है, राइट। तो बेटे ब्लड सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है हमारी बॉडी का, ठीक है ना। जैसा मेट्रो में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, बस में जाते हो, कहीं ना कहीं जाते हो, तो उनकी हेल्प से जाते हो, ऐसी ब्लड क्या है, यही है वो मेट्रो ट्रेन बस, जिसके थ्रू ऑक्सीजन ट्रैवल करता है, जिसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैवल करता है, जहां भी इनको डेस्टिनेशन होती है इनका वहां पहुंचते हैं, समझ आ रही है बात, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीजें जो होती है हमारी ब्लड के थ्रू ही बॉडी में यहाँ से वहां जाती हैं। अब ब्लड जो होता है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स, तो ब्लड जो होता है बेटे वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग वेरियस मटेरियल्स एंड इनसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, राइट। इट कंपोनेंट्स आर, अब ब्लड के कंपोनेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं जरा उस पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बेटे। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बेटे, प्लाज्मा होता है ब्लड में, RBC WBC प्लेटलेट्स, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, ठीक है बेटे। प्लाज्मा जो होता है इसके अंदर क्या होता है बेटे, लेस प्रोटीन्स इसके अंदर होते हैं, साथ में कुछ वाटर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सॉल्ट्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं बेटे। ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, साथ में ब्लड की लिक्विडिटी को मेंटेन करता है, मतलब ब्लड जो होता है ना बेटे, ध्यान देना 90% पार्ट ब्लड का जो होता है वो प्लाज्मा होता है, बाकी 10% में RBC WBC एंड प्लेटलेट्स, ये तीनों चीजें बाकी 10% में होते हैं, तब जाके आपका 100% ब्लड बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि देखो प्लाज्मा के अंदर 75% आपका वाटर होता है, मतलब एक बेसिकली क्या है कि जो ब्लड का आप देखते हो जो लिक्विड स्टेट जो बना रहता है ना, ब्लड जो लिक्विड फॉर्म में रहता है वो प्लाज्मा की वजह से रहता है। तो प्लाज्मा जो होता है वो मेंटेन करता है बेटे क्या, लिक्विडिटी ऑफ ब्लड, समझे, क्लियर है बेटे। तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड की लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखता है, साथ में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन में ये हेल्प करता है, समझ आई बात, ठीक है बच्चों। चले आगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। RBC की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं, ये गैसेस ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी के अंदर, गैसेस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में RBC रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब लंग्स में जैसे ऑक्सीजन गई, ठीक है, और लंग्स से जाने के बाद वो डायफ्राम के थ्रू होती ब्लड में चली गई, अब ब्लड में फिर RBC उसे पकड़ेगी ऑक्सीजन को, CO2 को, ठीक है ना। प्लाज्मा उसका हेल्प करेगा, बट RBC का मेन फंक्शन होता है ये ऑक्सीजन को लेके जाएगी, राइट, और उसको सेल्स तक पहुंचाएगी, सेल्स में रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगी, उसे लंग्स तक लेके आएगी, ये सारा काम RBC का होता है, रेड ब्लड सेल्स का, राइट। इसमें क्या होता है बेटा, रेड क्यों होती है, इसमें रेड पिगमेंट होता है इस तरीके से ना, ये देखते हो रेड पिगमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, हीमोग्लोबिन, क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, ठीक है बेटे।
हेमोग्लोबिन होता है। इसके अंदर क्या होता है बेटे, आयरन, एक मेटल तुम्हारी होती है आयरन। इसके अंदर जो है बेटे हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर जो होती है, हमारे हेमोग्लोबिन में जो मेटल प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, ये एमसीक्यू में आता है बेटे, आंसर इसका आयरन है। ओके, तो हेमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी के अंदर होता है बेटे, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से जैसे आपका ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जिसकी वजह से लीफ, ठीक है बेटे। तो हेमोग्लोबिन में जो मेटल तुम्हारे प्रेजेंट होती है वो कौन सी होती है, आयरन मेटल प्रेजेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो आपके सपोर्ट मेटल्स वगैरह जो आपने देखे होंगे उसमें होगा, और एमसीक्यू में बहुत पूछा था, ठीक है बेटे। अब जैसे लीव्स के अंदर आप देखते हो बेटे ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट जो होता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जिसकी वजह से लीव्स आपकी ग्रीन होती है। इतनी बात समझ आती है, ठीक है ना। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज आपकी। ओके, सिमिलरली जो ब्लड में आप देखते हो आरबीसी जो है वो रेड क्यों, ब्लड हमारा रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन इनसाइड द आरबीसी, ठीक है। आरबीसी में को बोलते हुए रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, ठीक है बेटे। चले आगे, इजी है। तो गैसेस ट्रांसपोर्ट में ये प्रॉपर ट्रांसपोर्ट गैसेस का बॉडी में पूरी हो तो वो इंश्योर कौन करता है बेटे, आरबीसी करती है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी क्या होती है बेटे, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये फाइट करती हैं अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच एंटर्स एक्सीडेंटली इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है। सो दोज माइक्रो ऑर्गेनिज्म व्हिच एंटर्स एक्सीडेंटली इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, हैज टू बी टैकल बाय द व्हाइट ब्लड सेल्स ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ हम जो है कोई भी बीमारी हमें हो जाए, जैसे लाइक खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, दवाई नहीं भी खाओगे ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक होगा, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल्स हैं वो उससे लड़ रही हैं कॉन्टिन्यूसली, समझे। जैसे घर में नहीं होते, कोई जानवर होता है कि कोई बाहर से आए तो भौंकना शुरू कर दे, भाव भाव, राइट। सिमिलरली क्या होता है, कोई भी बैक्टीरिया, कोई बाहर से कोई भी ऐसी चीज जो बॉडी में एक्सीडेंटली कैसे भी करके एंटर कर जाती है, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, ठीक है ना बेटे, आपका डर्टी फूड के थ्रू, कॉन्टेमिनेटेड वाटर की वजह से, किसी भी वजह से अगर कॉन्टेमिनेशन से आपको बॉडी में कोई भी अगर जो माइक्रोब्स अगर आपकी बॉडी में एंटर कर जाता है तो व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करती है, उसे खत्म करने का काम करती है। ओके, जो हम दवाइयाँ खाते हैं वो दवाई नहीं मारती उसको, कौन मारती है, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो हम उसे एक हथियार प्रोवाइड करते हैं, वेपन्स देते हैं कि भाई साहब जल्दी मारो उसे, समझे। अपने आप मारेगी तो क्या टाइम लगेगा उसे, लगेगा टाइम लगेगा 10 दिन लगेंगे, मान लो दवाई खा के मारेगी उसे तो उसे 4 दिन लगेंगे, राइट। तो हमें जल्दी हम ठीक हो जाते हैं, इसलिए हम लोग मेडिसिन लेते हैं, राइट। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होती हैं वो क्या होती है बेटे, ये हमारी बॉडी में दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय मेकिंग एंटीबॉडीज, तो उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती हैं, तो जिसकी वजह से हम लोग जो है बीमार नहीं होते हैं, ठीक है बेटे। समझ आया बच्चों, ग्रेट। प्लेटलेट्स की बात करते हैं बच्चों। अब कभी जैसे मान लो बॉडी में हमारे कट लग गया, ठीक है ना, कहीं चोट लग रही है, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, तो इनको पता लग जाता है कि भाई ब्लड लॉस हो रहा है। तो ये क्या करती है बेटे, ये अपने, इसका बहुत बड़ा प्रोसेस है तुम्हारा, ठीक है। हायर क्लासेस पढ़ोगे, अभी अभी के लिए सिर्फ आपने ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, बस ये ध्यान रखो कि जब भी कोई कहीं से अगर कट लग जाए, कुछ भी अगर कोई इंजरी हो जाए, कोई वाउंड हो जाए समझे, कहीं से ब्लड लॉस हो रहा है, तो इनको पता लगता है, तो ये आपस में जुड़ जाती है, समझे। और जुड़ करके क्या करती हैं ये, वहां पे ब्लड क्लॉट बना देती है, मतलब ब्लड का रास्ता जो निकलने का रास्ता होता है उसे बंद कर देती है, और ब्लड लॉस को जो है कम करती है ये बॉडी के अंदर। फिर बाद में ये स्किन बन जाती है, ओके, और हम ठीक हो जाते हैं। तो इसमें भी आपको इसका प्रोसेस बहुत बड़ा है, ठीक है ना। क्या क्या मटेरियल तुम्हारा बनता है, कैसे कैसे, वो हायर क्लास में पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ ज्यादा पीएचडी नहीं करनी है, सिर्फ जितना आपको पढ़ना है सिर्फ उतना ही पढ़ना है, ज्यादा फालतू चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएंगे नहीं, राइट। तो देखिए, तो दे मेक क्लॉटिंग ऑफ ब्लड टू रिड्यूस द ब्लड लॉस ड्यूरिंग एन इंजरी और वाउंड, दैट्स इट, इतना ही पढ़ना और कुछ नहीं। तो ब्लड क्लॉटिंग करती है प्लेटलेट्स जिससे क्या होता है, जो बॉडी में ब्लड लॉस जो होता है वो रुक जाता है, और उसके बाद हम ठीक हो जाते हैं, कोई भी चोट हमें लगती है तो, ठीक है बेटे। ओके, समझ आया। तो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अभी खत्म नहीं हुआ बेटे, अभी हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है अब ह्यूमन हार्ट जो हम पढ़ेंगे, ओके। तो धीरे धीरे आप देखते जा रहे हो कि 75% टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, जल्दी हम इसे खत्म कर देंगे। और ये चैप्टर में से एक चीज कुछ नहीं छोड़ी मैंने, ओके, सब कुछ आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया, और आगे भी हम करेंगे, ओके, जब तक चैप्टर तुम्हारा चलता रहेगा। तो सारे बच्चे इसको पढ़ते रहिए और बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाइए, लेकिन साथ में एक चीज मत भूलना, क्या, लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कहाँ से वीडियो देख रहे हो बेटे मेरी बताइएगा जरूर, ओके। थैंक यू सो मच, बने रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ह्यूमन हार्ट के साथ विद फुल हार्ट, ओके। टेक केयर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।